हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमी, द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस वन शॉट में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और एलपीजी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एमएनसी जैसे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन एक शब्द बन चुका है जो हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप अपनी फ़ोन में देखें या मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं या अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म जैसे खरीदी करें, तो मतलब हर जगह देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन है। तो लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, और ये इंडिया में कैसे इफेक्ट करता है, और एग्ज़ाम में कैसे हमको लिखना है, या मतलब हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, है ना। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग से। मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो होना, मतलब किसी भी दो देश या दो से ज़्यादा देशों के बीच फ्री फ्लो होना। किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और लोगों का भी। इसके कारण हमारा पूरा वर्ल्ड किस में बदल चुका है? ग्लोबल विलेज में। ठीक, ग्लोबल विलेज। इसके ग्लोबल विलेज के कारण होने से कि हमारे जो इतने सारे देशों के बीच में जो इतनी डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई हैं बाय थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा हम बाकी कंट्रियों से इंटरकनेक्टेड रहते हैं जो पहले कभी नहीं थे, है ना। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, व्हेन अ स्टूडेंट इन इंडिया टेक्स एन ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब इंडिया में बैठे बैठे वो विद्यार्थी यूएसए के प्रोफेसर से पढ़ रहा है, वो भी ऑनलाइन। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है ना। इसमें क्या फ्री फ्लो हो रहा है? सर्विसेज का। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बैठे बैठे बेंगलुरु से यूएस क्लाइंट का काम कर रहा है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो देशों के बीच फ्री फ्लो हो रहा है। किसका? सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, किसी भी चीज का फ्री फ्लो होना, वो भी अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड एग्जांपल्स। अब पता करते हैं द एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर इसका पूछा जाता है डेफिनेशन, कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स, या व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन एंड डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि मीनिंग, इसकी मीनिंग। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताओ, फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ। और इसके कारण बाकी कंट्रियां इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं जो कि पहले नहीं थी। ओके, और फिर बाद में आप उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाओ, कि जैसे मैंने यहाँ समझा रखा है, व्हेन अ स्टूडेंट इन इंडिया टेक द एन ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स अ ग्लोबलाइजेशन। सेम ऐसे ही आपको भी, मतलब एग्जाम्पल के साथ जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ही तुम्हारा आंसर करेक्ट लगेगा। रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंजन की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी का मेन क्या होता है? इंजन ही होता है ना चालू करने के लिए। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के लिए इंजन कौन है? एमएनसीज वो कंपनी है जो एक साथ कई कंट्रीज को सेम टाइम पर बिजनेस करती है। मतलब एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर, हर एक कंट्री के साथ वो सेम टाइम पे बिजनेस करती है। वो होती है हमारी एमएनसीज, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, या तुम कह सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, दोनों कह सकते हो। और इसका मेन स्ट्रेटेजी क्या होता है? बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है? इसका मेन बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है कि प्रोड्यूस गुड्स इन द कंट्रीज वेयर कॉस्ट आर द लो, मतलब हमें वहां प्रोड्यूस करना है गुड्स जहां पे कॉस्ट लो हो। मतलब जैसे कि कोई कंट्री है, अगर वहाँ पे चीप लेबर मिल रहा है और लैंड का जो रेंट है वो बहुत कम देना पड़ रहा है, तो ज़रूरी बात है वहाँ हमारा फ़ायदेमंद होगा। तो कोई भी बिजनेस करना चाहेगा तो वहाँ पे एक प्लांट बैठाकर वहीं से पूरे वर्ल्ड वाइड तक सेल करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइकी शूज़ का देखो कि ये यूएसए में क्या करता है? डिज़ाइन करता है, और वेटान में मैन्युफैक्चर करता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में बेचता है ना। तो मतलब दो कंट्रीज़ को लेके उसने सेटअप बनाया जहाँ पे मतलब एकदम कॉस्ट लो देनी पड़ रही हो किसी भी चीज़ की, रॉ मटेरियल, लैंड की और लेबर्स की, तभी वो मतलब वर्ल्ड वाइड में बेच पाएगा, वो भी अच्छी कीमत पे, और लोग खरीदेंगे जिससे उसका और ज़्यादा फायदा होगा। और इससे
हर जगह वर्ल्ड वाइड तक एक्सपोर्ट किया जाएगा। चलो अपने इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चेन्नई हमारा स्टेट्स है, वहाँ पे कार प्लांट लग रखा है किस कंपनी का, फोर्ड मोटर्स। ये पूरे इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है और साथ ही साथ कार्स को अब्रॉड में एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड वाइड तक। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ज्यादातर वहां जाती हैं जहां पे उनको कॉस्ट लो देनी पड़ रही हो किसी भी चीज की, रॉ मटेरियल की, लैंड की और लेबर्स की। ठीक, इससे वो वहीं पे बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी कीमतों पे। एमएनसीज का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इस बात का है कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहा है और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी चीप हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कंपटीशन फॉर आवर लोकल इंडस्ट्रीज एंड द सम टाइम एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। तो मतलब जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं कि जैसे कि इंडिया में कोई बाहर की कंपनी आती है और इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनको compete करना पड़ता है बाहर की कंपनियों से। जैसे कि हालात हैं, जैसे कि अगर वो इतना सामान बेच रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा, वरना तो वो मार्केट में बने कैसे रहेंगे। तो मतलब compete करना पड़ता है हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को, और कभी कभार वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉइट भी करा जाता है। अगर एग्जाम में अगर मैं बताऊं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो एमएनसीज का ज़्यादातर इम्पैक्ट पूछा जाता है कि एमएनसीज का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर कहीं भी एमएनसीज जाती है, बिजनेस बैठाती है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा तो 2 पॉजिटिव लाइन लिखनी है और 1 नेगेटिव लाइन लिखनी है, ये सही तरीका है उत्तर देने का। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं, पहला पॉजिटिव लाइन होगा एम्प्लॉयमेंट देता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इससे हमें प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। तो ये 2 पॉजिटिव लाइन हो गई। और 1 नेगेटिव लाइन लिख देना, क्यों? क्योंकि 1 नेगेटिव लाइन कौन सी, सबसे मेन और नेगेटिव लाइन कौन सी, लोकल इंडस्ट्रीज को compete करना पड़ता है एमएनसी से और कभी कभार वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। ये नेगेटिव लाइन हो गई। इससे आंसर बैलेंस हो जाता है और आपको हो सके तो एग्जाम्पल के साथ बताना चाहिए कि एमएनसीज होती क्या है और एमएनसी कैसे काम करती हैं। दैट्स इट हुआ। मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया, क्या हुआ, कैसे इम्पैक्ट पड़ा, सब पढ़ते हैं। ये सब हुआ एलपीजी पॉलिसी पे, ठीक है ना। वो एलपीजी नहीं है, ठीक है। एलपीजी यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये एलपीजी गैस वाला नहीं है। द रियल पुश ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया केम इन द 1991। जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में जो सबसे बड़ा पुश मिला वो कब मिला था, 1991 में, जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू करी थी। इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम एलपीजी पॉलिसी भी होता है, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे मेजर स्टेप्स लिए गए थे। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को कम करना, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रेड बैरियर, टैक्सेस, ये सब चीज़ को थोड़ा कम करा गया जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो सके। और प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट बिजनेस ओन करती थी, जो बिजनेस गवर्नमेंट ओन करती थी, उनको शिफ्ट किस में कर देना, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में इंडिया ने इंटीग्रेट शुरू कर दिया वर्ल्ड मार्केट्स के साथ, ठीक। तो ये 3 स्टेप्स के कारण एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमारी इंडिया में। जैसे कि द आईटी एंड द सॉफ्टवेयर सेक्टर बूम विद द कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो सर्विंग अ ग्लोबल क्लाइंट। मतलब आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर जैसे कंपनीज में इन्फोसिस और विप्रो ने काम करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड वाइड। और कॉल सेंटर बीपीओज कहाँ कहाँ खुलने चालू हो गए थे, गुड़गांव और नोएडा जैसे जगहों पे। वहाँ पे यूएस और यूके जैसी कंपनियों को कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। यहीं पे बैठे बैठे इंडियंस हैंडल करते हैं कस्टमर सर्विस को। इंडियन ब्रांड लाइक अमूल डेयरी compete विद अ ग्लोबल जाइंट लाइक अ नेस्ले। नेस्ले वो कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस थी और मार्केट में बनी हुई थी, लेकिन अपने इंडियन ब्रांड मतलब अमूल डेयरी जैसे कंपनी ने नेस्ले को टक्कर दे रखी थी इस मामले में। तो मतलब फायदे ही फायदे हैं। मतलब ये 3 चीज़ पढ़ के तो पता चला कि इंडिया में जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो फायदे ही फायदे हो रहे हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान है जो बहुत बड़ा घातक है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल इन कम्पीट करना पड़ रहा है। मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनको ग्लोबल compete करना होता है। और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं हमारे, खेती बाड़ी करते हैं जो, उनको प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना करना होता है। और सबसे मेन बात, इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, मतलब लाभ के साथ हानि फ्री। अगर एग्जाम में अगर आपसे क्या पूछेगा, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये सवाल हर बार
पूछा जाता है, वरना तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कैसे आया, कब आया और उसके अंदर क्या था, मीनिंग पूछ सकता है ना। लेकिन लिखना आपको यही है। और अगर इम्पैक्ट की बात हो, जैसे कि पिछले पिछले में आपको बताया था कि इम्पैक्ट अगर किसी का लिखना हो तो आपको 3 पॉजिटिव लाइन और 2 नेगेटिव लाइन ज़रूर देनी है। और हाँ, ग्लोबलाइजेशन इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा मेंशन करना है कि 1991 एलपीजी जैसे रिफॉर्म पॉलिसी में क्या क्या हुआ था, और साथ ही साथ 3 पॉजिटिव लाइन और 2 नेगेटिव लाइन्स जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आता है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये मतलब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था तो हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम होता है कि फ्री ट्रेड होना कंट्रीज के बीच, ठीक है, कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड का फेवर देना। लेकिन ज़्यादातर जो डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन WTO, वो डेवलप्ड नेशंस पे लेता है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि ये जो कंट्रीज होते हैं डेवलप कंट्री, ये क्या दे पाती हैं, जैसे US यूरोप जैसी डेवलप कंट्री हैवी सब्सिडी देती है फार्मर्स को, ठीक है। और इसके कारण जो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, वो वहाँ के फार्मर compete नहीं कर पाते ग्लोबल लेवल पर। तो इसके कारण जितने भी वर्कर फार्मर्स होते हैं डेवलपिंग कंट्री के, वो कभी कभार प्रोटेस्ट निकालते हैं WTO पॉलिसी के खिलाफ, जब भी WTO पॉलिसी निकालता है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने अब तक मतलब इंडिया ने अभी प्रमोटिंग करना चालू किया है, जैसे कि वोकल फॉर लोकल एंड द आत्मनिर्भर भारत, जिसको कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस जैसे स्लोगन के कारण मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब अपने मार्केट को प्रमोट करना है आत्मनिर्भर भारत कह के, ठीक है। इससे ये होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में मतलब बढ़ोतरी होगी और वो भी अच्छा सामान बना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। अगर WTO के लिए मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि WTO से कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि WTO होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ है। जैसे कि एम के ऊपर पूछा तो इसका एम होता क्या है, सबसे पहला एम होता है फ्री ट्रेड, ठीक। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम यही है, ज़्यादातर जो डिसीजन लेता है वो डेवलप्ड कंट्री के बेनिफिट पे होता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री पे, ठीक है। इम्पैक्ट अगर मैं बताऊं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में फेस करना होता है उनको, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन किसके लिए हो जाते हैं, डेवलप कंट्री के लिए। तो कभी कभार जो डेवलप कंट्री के वर्कर्स और फार्मर्स है वो मतलब compete नहीं कर पाते, और तो उनके खिलाफ कभी कभार प्रोटेस्ट करा जाता है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अब आते हैं सबसे मेन चीज पर, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। अभी तक हमने ये जो पढ़ा उससे हमने क्या समझा, क्या जाना। ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन आज जो हम करते हैं, मतलब घर बैठे ही मतलब सामान मंगाना, घर बैठे ही मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी देखना, घर बैठे कोई भी कोर्स लेना, उससे सीखना, मतलब सब कुछ आसान बना दिया है। लेकिन ये सब के लिए नहीं है। इक्वली अगर मैं कहूँ, सब लोग मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये फ़ायदेमंद तो चीज़ है, लेकिन सब लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए जो स्किल वर्कर्स होते हैं, जो अर्बन एरिया में कंज्यूमर गेन कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो अनस्किल्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं छोटे छोटे, वो अभी भी इस बात को लेकर स्ट्रगल्स कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली compete नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव और फेयर बनाया जाए, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एडवांटेज मिले, फायदा मिले, और ये सबको मिले। तो फ्रेंड, दिस वाज द वन शॉट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इफ यू फाउंड दिस वन शॉट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर with your friends and subscribe to the True Education Point for more educational video. Thanks for watching and see you in the next lecture.